वरना एफएम पर मैं हूं भानु पुरोहित, प्रोग्राम में मुलाकात। और आज मुलाकात में बिल्कुल अलग एक शख्सियत हमारे साथ है स्टूडियो में, डॉक्टर रमेश चंद्र पुरोहित साहब। डॉक्टर पुरोहित, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है सर। अलग पर्सनालिटी ऐसे कि पढ़ाई किसी और विधा में की, काम कुछ और कर रहे हैं, पहले कुछ और किया था और हर विधा में आप सफल हुए। तो श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर पुरोहित पैथोलॉजिस्ट हैं जी, और लंबे समय तक प्रसिद्ध लैब रही है उनकी जोधपुर में। लेकिन अचानक एक बदलाव आया, एक मोड़ आया और वो मुड़ चले हरियाली और रास्ते की तरफ, यानी कि एक नर्सरी की तरफ। तो सबसे पहले तो डॉक्टर पुरोहित यही जानना चाह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई, जन्म के बारे में बताइए ना, कहाँ से? मेरा जन्म तो जोधपुर में हुआ था 1944 में जी। और इनिशियल शुरुआत की पढ़ाई मेरी जयपुर में हुई थी, सेंट जेवियर्स में। अच्छा। और उसके बाद में फिर पिताजी की ट्रांसफर होती गई। पिताजी आईएएस ऑफिसर थे जी। फिर उनकी ट्रांसफर वहां से जयपुर से सिरोही हो गई जी। तो सिरोही पढ़ता। फिर सिरोही के बाद में उनकी ट्रांसफर बाड़मेर हो गई। फिर बाड़मेर में था स्कूल में जी। वहां से जब हायर सेकेंडरी थी वहां 9th तक था, आगे नहीं थी जी जी। फिर मैं वहां बाड़मेर छोड़ के जोधपुर आ गया। तो मैं स्कूल से मैंने हायर सेकेंडरी की जी। फिर जसवंत कॉलेज से मैंने फर्स्ट ईयर टीडीसी की। अच्छा। उसके बाद मेडिकल में एडमिशन लेना था, लेकिन एज कम पड़ रही थी मेरी 1 साल। तो क्या उम्र रही उस वक्त और क्या कम पड़ा? उस समय वो 17 चाहते थे, उस समय 16 था। 16 में आपने फर्स्ट ईयर में आ गए, टीडीएस जो 3 डिग्री कोर्स, जो 3 डिग्री कोर्स जो फिर 1 साल मेरे को वेट करना पड़ा। तो मैंने बीएससी प्रीवियस, ओल्ड स्कीम में मैंने बीएससी प्रीवियस की। अच्छा। तो बीएससी प्रीवियस के बाद में फिर मैंने मेडिकल में अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बीकानेर में 1961 में मैंने एडमिशन लिया मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब, ये पहले जो आपके जमाने में मेडिकल में एडमिशन होते थे तो वो फर्स्ट ईयर की जो मार्किंग थी उसके हिसाब से होता, कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं, जो पीएमटी होती है आजकल वो नहीं हुआ करती थी। अच्छा अच्छा। जो ये पूछना तो बिल्कुल बेकार सवाल है कि उस वक्त कट ऑफ क्या जाता था? देखिए, मैं पढ़ाई में कभी ज्यादा होशियार रहा नहीं। मेरे उस समय फर्स्ट ईयर टीडीसी में 48.8% मार्क्स ही थे। अच्छा। और लेकिन उस बेसिस पे मेरा एडमिशन हो गया। मतलब ये अच्छी बात है कि बहुत जो बाद में पैदा हुए हैं बच्चे, उन्हें बड़ा अफसोस भी होता होगा कि काश उस जमाने में होते, तभी मेडिकल करना बहुत आसान होता। अब तो ऐसा लगता है कि अगर हम उस मार्क्स से अगर अब करें तो हमें वो एडमिशन क्या अंदर ही नहीं घुसने मेडिकल कॉलेज के अंदर। जी जी। यही एक मुझे भी एक घटना याद आ गई। हमारे भी एक दोस्त थे जो प्रसिद्ध तबला वादक भी थे। तो 10वीं जब हमने एग्जाम दिया तो मैंने कहा, भाई तुम्हारे कितने % आए? तो उसने कहा मेरे 60%। और 60% तब आज से कुछ बरस पहले बहुत भारी हुआ करता था। तो मैंने कहा 60% तो बहुत है। कि नहीं भैया, सब सब्जेक्ट में मिला के 60 नंबर आए मेरे। तब ये जमाना भी होता था, लेकिन अच्छा है। अच्छा, उसके बाद जो एमबीबीएस आपने डिग्री की, अच्छा इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन होता है? जैसे आप किस विधा में जाना चाहते हैं? कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता। मैंने जैसे नवंबर 66 में इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली। अच्छा। अप्रैल 66 में पास आउट हुए तो उसमें इंटर्नशिप 6 महीने की हुआ करती थी। अच्छा। आजकल साल भर की होती है। जी जी, उस समय 6 महीने की होती थी, क्योंकि मेडिकल का कोर्स 5 साल का होता था। हाँ। आजकल 4.5 साल का होता है। तो इंटर्नशिप साल भर की होती है। अच्छा। उस समय 5 साल का कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप होती थी। तो इंटर्नशिप मैंने जोधपुर महात्मा गांधी हॉस्पिटल में की थी। तो डॉक्टर साहब, फिर वहीं से ये अलग अलग कैसे दिशा निर्धारित होती कि मुझे पैथोलॉजिस्ट बनना है या मुझे फिजिशियन बनना, मुझे ये इंटर्नशिप खत्म किया ना जी, तब उस समय आपको सिलेक्शन करना होता है। तो इंटर्नशिप के बाद में आप सिलेक्शन करें कोशिश, आपको अप्लाई करना पड़ता है जिस मेडिकल कॉलेज में आप करना चाहें। तो मैं बीकानेर का प्रोडक्ट था तो मैंने बीकानेर में नहीं अप्लाई किया जी। मैंने अप्लाई किया मेडिसिन के लिए भी, और सेकंड एप्लीकेशन मैंने पैथोलॉजी की दी थी। अच्छा। तो मेरा मेडिसिन में सिलेक्शन हो गया। तो डॉक्टर डीजी ओझा थे उस समय प्रिंसिपल जी जी। तो उन्होंने कहा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तो डॉक्टर एनएल शर्मा की यूनिट में आप ये हाउसमैन होंगे। अच्छा। लेकिन आप बार वेट किए, हम आपको ऑर्डर देंगे। जी जी। तो मैं बार वेट करा था। उसके बाद मेडिसिन की खत्म हो गई, सर्जरी की खत्म हो गई, फिर पैथोलॉजी का टर्म आया जी। तो उन्होंने कहा कि आपकी एप्लीकेशन तो पैथोलॉजी में भी दे रखी है आपने। हाँ। तो फिर बुलाया उन्होंने इंटरव्यू के लिए कि अब आपको अभी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको मेडिसिन लेनी है या पैथोलॉजी लेनी है। अच्छा। क्योंकि अगर आप मेडिसिन छोड़ते हैं तो जो नेक्स्ट पर्सन है इन लाइन उसको हम मेडिसिन दे देंगे। हाँ। तो उस समय
क्यों पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि नहीं मैं मेडिसिन नहीं करूंगा, मैं पैथोलॉजी में करूंगा। मैंने कहा मैं पैथोलॉजी लूंगा। उस समय 2 सीट थी, हम 2 ही एप्लीकेंट थे। अच्छा। और दोनों का पैथोलॉजी में सिलेक्शन हो गया। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर माय करियर। डॉक्टर साहब, उस जमाने में जब आपने ये सिलेक्ट किया, पैथोलॉजी को सिलेक्ट किया, कितने बरस पहले की बात, क्या उसकी अहमियत उस वक्त क्या रही होगी? 1966। उस समय पैथोलॉजी में बहुत कम लोग जाते थे। अच्छा। उसको नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट मानते थे। जी जी। तो उस समय पैथोलॉजी में लोग कम ही जाते थे। अच्छा। तो पूरे बैच में हमारा 80 जनों का बैच था, उसमें से सिर्फ 2 जन ने अप्लाई किया, एक मैं और एक डॉक्टर सुमित्रा जैन थी जी। तो दोनों ने अप्लाई किया और दोनों का सिलेक्शन हो गया। तो इसमें कोई रिएक्शंस परिवार का, परिजनों का या पिताजी का कुछ नहीं रहा कि पैथोलॉजी क्या ले लिया आपने? शुरू में जब मैंने उनको बताया कि मैंने मेडिसिन छोड़ दी और पैथोलॉजी में आ गया जी, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन तो ये तो अच्छा खासा डॉक्टर था, तो ये गुमूत में क्यों गया? जी, उसने सारा कुछ श्रोताओं को ये बता दें कि जितने भी टेस्ट होते हैं सारे, लैब जो होती है एक पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में ही काम करती है और उनको ये सारे टेस्ट वगैरह जांचें करनी पड़ती है। तो उसके आधार पे ये तो पहला रिएक्शन तो यही रहा। तो शुरू में कुछ ऐसा लगता था। एक मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊं जी, कि हाउस में जब मेडिसिन में जाते थे तो उनको स्टिपेंड मिलता था उस समय 200 रुपए। अच्छा, ये भारी रकम होती थी वैसे। हाँ, और पैथोलॉजी में जो गया जूनियर डेमोन्स्ट्रेटर पोस्ट हुआ करती थी, उस समय 275 रुपए मिलते थे। अच्छा। तो मेरे लिए वो 75 रुपए बहुत अहमियत के थे कि कहाँ तो मेडिसिन में 200 रुपए मिलते हैं और सुबह से मतलब 24 घंटे आप रगड़ी से रहते हैं वहां पर मेडिसिन डिपार्टमेंट में। और पैथोलॉजी में बड़े आराम से सुबह जाओ, दोपहर तक रहें, आपने क्लास ली, पढ़ाया और शाम को आप बिल्कुल फ्री। और कोई कॉल नहीं होती थी जी। तो मैं कहा आराम की जिंदगी है, आराम से क्लास में जाएंगे, क्लास लेंगे, सूट बूट पहन के जाएंगे, बड़े अच्छे दिखेंगे और 75 रुपए महीने के मिलते हैं। उसमें 75 रुपए में एक सूट बन जाता था। मैंने कहा, और मेरे कलीग जो थे क्लिनिकल साइड में वो कभी कभी ईर्ष्या भी करते थे, या तो बन ठन के रहता है और हम गधों की तरह काम करते हैं। सर, ये होता है हर कॉलेज का एक दौर होता है और कॉलेज में पढ़ने वालों का दौर अलग ही होता है, चाहे उस जमाने की बात हो चाहे इस जमाने की बात हो। वो स्वर्णिम काल कहा जाता है कॉलेज वाला। बिल्कुल सर। फिर डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ कि आपने सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए और अपना खुद का पर्सनल काम शुरू कर दिया? मैंने सरकारी नौकरी की है। हाँ। अच्छा। 66 में मैंने पैथोलॉजी ज्वाइन की थी जी, और नवंबर 66 में जी, फरवरी 66 में मेरा सिलेक्शन हो गया था आरपीएससी से एज ए सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर पैथोलॉजी में जी, और एज ए जूनियर डेमोन्स्ट्रेटर बीकानेर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। अच्छा। फिर 66 फरवरी मेरा सिलेक्शन हो गया जी, तो उस समय फिर मेरे को जोधपुर लगाया। अच्छा। जोधपुर मेडिकल कॉलेज में एज ए सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर में काम करता था जी। कुछ अर्से बाद में मेरी ट्रांसफर, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की फैसिलिटी नहीं थी जी, जोधपुर नया मेडिकल कॉलेज था जी जी। मैंने अपनी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर करवाई उदयपुर। अच्छा। उदयपुर में को-गाइड सिस्टम था जी, तो वहां मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने अपनी ट्रांसफर वहां करवाई ऑन रिक्वेस्ट जी। तो उदयपुर में पढ़ाता था मेडिकल कॉलेज में, और 70 जनवरी तक मैं उदयपुर में था। फिर मेरी ट्रांसफर हो गई जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जी। वहां पर मैंने 70 में मैंने अपनी एमडी की पैथोलॉजी में। अच्छा। और 71 में मेरा प्रमोशन हो गया एज ए लेक्चरर जी, और ट्रांसफर हो गई मेरी जोधपुर मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। तो 71 मतलब समझिए 66 नवंबर से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ जी, पढ़ाता था जी जी। फिर 75 जनवरी में जी मैंने अप्लाई किया था फॉरेन असाइनमेंट सेक्शन में। अच्छा। और ओवरसीज असाइनमेंट के लिए जी जी। तो मेरा सिलेक्शन हो गया जाम्बिया के लिए। अच्छा। तो मैं थ्रू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मेरा ऑन डेपुटेशन में जाम्बिया चला गया। कितने साल रहे वहां पे? वहां 79 तक मैं वहां जाम्बिया में रहा। अच्छा। उसके बाद में फिर मैंने वहां से अपना रेजिग्नेशन भेज दिया गवर्नमेंट को। तो क्या इरादा था कि जाम्बिया में ही आपको रहना है या कुछ? जाम्बिया में भी कैरियर अच्छा था कि वहां मेरे को एक बार ऑफर मिली थी कि फ्रांस से कोई साइंटिस्ट आए हुए थे जी। उस समय एक एपिडेमिक था जाम्बिया में मेनिंजाइटिस के ऊपर। अच्छा। तो वहां से कोई एक्सपर्ट आए हुए थे जी। तो मैं आउट ऑफ जस्ट क्यूरियोसिटी
मैं कुछ टेस्ट करता था। मैं देखता था कि कुछ लोग जो मेनिंजाइटिस से होते हैं अफेक्टेड, तो उनको वो सफर करते हैं कुछ हफ्तों तक, फिर वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा। कुछ होते हैं जो उनको मेनिंजाइटिस हुई, सीरियस सेरेब्रल एडिमा हुआ, किडनी फंक्शन, किडनी फेलियर हो जाता है, एंड दे डाई विद इन 2-3 दिन में उनकी डेथ हो जाती है। ओहो। तो फिर मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनके ब्लड सैंपल, क्योंकि वहाँ ऑटोप्सीज काफी करता था मैं। अच्छा। रोज के करीब 3-4 पोस्टमार्टम होते थे जी। तो जिनकी डेथ हो जाती थी उनके मैं ब्लड लेता था हार्ट से। अच्छा। और उसमें एंटीबॉडी टेस्ट करते थे। अच्छा। तो जो फ्रांस से जो टीम आई हुई थी जी, वो अपना वैक्सीन प्रमोट करने के लिए आए हुए थे। अच्छा। और वो पूछ रहे थे कि यहाँ तो कोई काम करता नहीं है, तो हम आपको बताते हैं हमारे रिसर्च का कि हमारी ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। जी। तब मैंने उनको प्रेजेंट किया कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ जो पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं जी, उनमें एंटीबॉडी लेवल हाई होता है जी, और जो 3-4 दिन में डेथ हो जाती है उनमें एंटीबॉडी नहीं होती है। अच्छा। तो ऐसी कुछ चीज है जिसमें कि एंटीबॉडी नहीं बन पाती तो वो जल्दी सकम कर जाते हैं, दे डाई क्विकली। जी। उस समय उन्होंने मुझे ऑफर दी थी कि अगर आप ऐसा काम प्रिलिमिनरी कर रहे हो तो आप हमारे साथ मार्सी फ्रांस में हमारी रिसर्च लेबोरेटरी है, वहां आ जाओ, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आप वहां जॉब कीजिए। लेकिन तो उस वो जो था ऑफर जी, उसके कारण मैंने कहा कि इंडिया वाले तो मेरे को आने नहीं देंगे, गवर्नमेंट नहीं आने देगी, जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो मैं जॉब छोड़ देता हूँ। अच्छा। तो फ्रांस वॉज अ बेटर ऑप्शन, मैं वहीं चला जाऊंगा जी। फिर जब मैंने उनको कहा कि गवर्नमेंट ऑफ जाम्बिया को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, कि मैं वहाँ फ्रांस जाना चाहता हूँ जी जी, तब उन्होंने कहा देखिए आप डेपुटेशन पे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो हम आपको यहाँ से रिलीव नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करेगी जी। तो फिर मैं चला के वहां से जो जयपुर आया जी, जयपुर आया तो जयपुर वालों ने, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने, उन्होंने कह दिया कि नहीं, ऐसे तो कोई भी आ जाए और कहीं भी चला जाए हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी, आपको वापस आना पड़ेगा जी। तो मैंने फिर रेजिग्नेशन दे दिया उनको। तो मेरे पास आया कि हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आपको रेजिग्नेशन देना है तो आपको पहले यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा जी, उसके बाद में आपको रेजिग्नेशन देना है जी जी। मैंने कहा मेरे को फिर नौकरी नहीं करनी है गवर्नमेंट की। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको आना तो पड़ेगा। उस बीच में फिर जब ये हुआ तो फ्रांस वालों ने मना कर दिया कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अराउंड डेपुटेशन, जाम्बियन गवर्नमेंट आपको रिलीव नहीं करेगी, इंडियन गवर्नमेंट आपको रिलीव करने की मूड में नहीं है जी। तो जब ये आप सारा क्लियर हो जाए जी जी, अप्रोचेस अगेन एंड हम आपको ले लेंगे, लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं। तो ये तो इधर के रहे ना उधर की, ये वाली स्थिति हुई। हाँ, तो फिर लेकिन उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैं उस समय एक तरह से रिबेलियन हो गया कि नहीं करते फिर नहीं करते, जो करना वो कर लो। तो उस समय मेरे को फिर ऑफर मिल गई पपुआ न्यू गिनी की। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में जो आइलैंड कंट्री है पपुआ न्यू गिनी की, वहाँ एज ए सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट की जॉब मिल गई। तो मैंने जाम्बिया छोड़ के मैं वहां चला गया। अच्छा। वहां भी आपने कितने बरस काम किया? वहां 3.5 साल काम किया मैंने। और उस समय वो दोनों था, क्लीनिंग, ये हॉस्पिटल जॉब भी था, साथ में यूनिवर्सिटी में मैं सीनियर लेक्चरर भी था, तो वहां भी पढ़ाने का काम होता था। श्रोताओं को ये बता दें कि इतनी सारी अचीवमेंट के बाद भी डॉक्टर पुरोहित ने ये सारा काम छोड़ के पेड़ पौधे और हरियाली को पालना शुरू कर दिया है। ये सारी बातें हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूछना चाह रहे हैं कि डॉक्टर पुरोहित, गीत संगीत से बहुत लगाव है आपको, क्या पसंद करते हैं? कौन सा गाना सुनाए आज आपको? पहले यूं तो गाने सभी पसंद है जी, म्यूजिक इज ऑलवेज, कंट्री संगीत हमेशा ही अच्छा लगता है जी जी। एक मोहम्मद रफी का गाया हुआ गाना है, एक हंसी शाम को जी दिल मेरा खो गया, दुल्हन एक रात की। हंसी शाम को
दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सोनी सोनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया, एक हंसी दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई, शबनमी सी जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। और डॉक्टर पुरोहित, गीत और संगीत से बेहद लगाव है और अच्छे अच्छे गीत आप सुना करते, बड़ा ही अच्छा गाना हमने सुना भी। इतनी लंबी चौड़ी अचीवमेंट आपकी, न्यू पापुआ गिनी से फिर आप लौट के भारत आए? मैं वापस 82 दिसंबर में वापस भारत आ गया जी। और जब यहाँ आया तो मैंने पता किया सेक्रेटरीट में जाके मेरा रेजिग्नेशन का क्या हुआ जी। तो उन्होंने कहा आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मेरी पोजीशन क्या होगी जी, क्योंकि मेरे जूनियर्स हैं वो रीडर हैं। अच्छा। मेरे को आप क्या पोजीशन देंगे? नहीं, अभी तो आप आए हैं तो आपको बेसिक मिनिमम पे लेक्चरर के ऊपर देंगे, लेकिन एक बार ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। सीनियरिटी सारी आपकी वो खत्म हो गई? बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग हो गई एक तरह से। हाँ बिल्कुल नई ज्वाइनिंग होगी। तो इवन जो इतने साल की सर्विस थी एज ए लेक्चरर वो भी खत्म करके उन्होंने बेसिक मिनिमम पे मेरे को डाल दिया। अच्छा। फिर भी मैंने साल भर काम किया, जब कोई प्रमोशन नहीं हुआ तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी नहीं करनी जी। तब आपने अपना खुद का लैब तो मैंने शुरू प्राइवेट, और वो बहुत ही प्रसिद्ध लैब रहा है, अभी तक का नाम लिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लैब को एकाएक इतने पीक पर आप ले गए कि लोगों का भरोसा था कि वहां की जांचें बिल्कुल सत्यता के बहुत करीब होती है, उसको छोड़ के, मेडिकल छोड़ के आप सीधे एक नर्सरी आपने लगा ली, बिल्कुल अपोजिट सारा काम है। कुछ कारण है, एक तो कारण था एज जी। मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था जब 75 कंप्लीट कर लूंगा जी, उसके बाद में फिर मैं अपनी ये लाइन छोड़ दूंगा। तो डॉक्टर पुरोहित, तो 70 अभी आप बता रहे हैं 44 का जन्म है मेरा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि सही बता रहा हूं मैं आपको, देख रहे हैं 55 और उससे ज्यादा नहीं लग रहे, 50-55 से 76 कंप्लीट कर चुका हूं। हाँ, काश ये सभी को ऐसी उम्र मिले कि 76 में आदमी 50 का लगे या 55 का लगे। तो ये चलो, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। तो ये नर्सरी अचानक शुरू कर देना, हरियाली, पेड़, गार्डनिंग का शौक शुरू से ही रहा है जी।
तो जहाँ भी रहा, मैं जाम्बिया में रहा तो वह मैं अपना गार्डन लगाता था, न्यू गिनी में भी गार्डन था। यहाँ पर जो शहर में मकान है तो वहाँ भी, अब तो खैर मकान बन गए, वहाँ पर काफी कंजेशन हो गया सब मकान, लेकिन पहले काफी अच्छा गार्डन था, लॉन भी थी, गार्डन था, और एक रोजरी लगा रखी थी। मेरे पिताजी को भी गार्डनिंग का शौक था, मेरे ख्याल पिताजी से मेरे अंदर आई थी ये। बिल्कुल डीएनए। हाँ, डीएनए होती जी। तो गार्डनिंग का शौक था। अब जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब मेडिकल लाइन छोड़ के तो मैं कहाँ जाऊं, तो फिर मैंने कहा चलो अपन गार्डनिंग में ही रहते हैं। तो पहले था कि मैं नेट हाउस बना के मैं सब्जियों की और ये एग्रीकल्चर में जाऊं, सब्जियां उगाऊंगा। तो नेट हाउस बनाया मैंने, और उसमें खूब सारे मैंने कुकुम्बर लगाए थे। अच्छा। तो लास्ट ईयर जब कुकुम्बर फरवरी में शुरू किए थे तो इतना अच्छा प्रोडक्शन था उस समय। लेकिन जो ही प्रोडक्शन शुरू हुआ, आप नहीं मानेंगे कि डेली अबाउट 200 से 250 किलो कुकुम्बर रोज के होते थे। अच्छा। लेकिन उस समय ये लॉकडाउन शुरू हो गया, और तो न तो मंडी बंद थी, और जो रिटेल आउटलेट थे वहां कोई कुकुम्बर लेने वाला नहीं था। तो मैं क्या करूं, जो ले जाते थे, वरना जो बाकी बची थी मैं गौशाला में दे देता था, तो गायों को भी कुछ तो किसी के तो पेट भराई हो जाएगी। जी। तो डॉक्टर साहब, अचानक जो आपका लैब है इतने हाइट पे था, और इधर ये टर्निंग पॉइंट जो आपका है, नर्सरी खोलना, इसके पीछे कोई कारण रहा है क्या? एक तो आपने बताया कि 75 के बाद मैंने मानना, या कोई और भी ऐसा तार्किक कारण और भी रहा कि आप सिर्फ वैसे ही लगा? अब वो पहले जैसा माहौल नहीं रहा। हाँ जी, व्यवसायीकरण ज्यादा हो गया। अब व्यवसायीकरण हो गया। अब फिर आजकल देखें आपकी हर क्लिनिशियन के साथ में जहाँ प्रैक्टिस करता है उसके साथ में एक लेबोरेटरी है। जी। तो जोधपुर में अभी अगर देखें तो करीब 250 से ज्यादा लेबोरेटरी हैं। जी। जब मैंने शुरू की थी लेबोरेटरी तो पूरे जोधपुर में कुल 4 लेबोरेटरी थी। जी। और मैं अकेला क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट था प्राइवेट में। अच्छा। तो वो बात थी। अब आज 250 से ज्यादा लेबोरेटरी जोधपुर में है। जी। और कुल पैथोलॉजिस्ट जो है वो है नॉट मोर देन 28-29 से ज्यादा पैथोलॉजिस्ट नहीं है। तो 250 लेबोरेटरीज को वो चलाने वाला है कौन? चलाने वाले कोई नहीं है। जी। अब ये खराब लगता है कहना, लेकिन अभी कुछ पैथोलॉजिस्ट हैं जो गवर्नमेंट ने कर रखा है कि लेबोरेटरी जब तक पैथोलॉजी सुपरवाइज नहीं होगी तो आप चला नहीं सकते लेबोरेटरी। तो अभी पैथोलॉजिस्ट हैं जो अपना सिग्नेचर दे देते हैं। तो एक पैथोलॉजिस्ट 15-20 लेबोरेटरी में सिग्नेचर चल रहे होंगे। जी। मतलब आप जिस भावना से काम आपने किया है वो अब माहौल नहीं है, और ये सारी चीजें आपको बिल्कुल रास नहीं आई। हाँ, मैं उसमें जा नहीं पाया। जी। ये बहुत बड़ी बात है कि आज की भागदौड़ जिंदगी में जहां हर कोई एक टाइप के पीछे चलता है, टाइप के पीछे फिर वो हिसाब करते हैं कि मुझे तब 20% चाहिए, 40% कमीशन चाहिए। जी। और मैंने कभी दिया नहीं। मतलब आत्मा को मार के आपने काम नहीं किया। मैंने नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो आपने नर्सरी लगाई है जी, कितने साल हो गए, कितना समय हो गया आपने शुरू किए? नर्सरी चालू के 1.5 साल हो गया मेरे को। 1.5 साल जहां से शुरू की थी वहां से 1.5 साल में क्या अच्छी ग्रोथ है आपकी? हाँ, अच्छी ग्रोथ है। संतुष्ट है आप एकदम? हाँ, संतुष्ट तो फाइनेंशियली नहीं हूँ जी, तो कम से कम वर्क वाइज तो संतुष्ट हूँ जी। अच्छा, क्या कैसे देख रेख होती है, क्या स्टाफ रखा है आपने, और क्या वहाँ दिन भर आपका, हम भी आए तो मन लगा रहता, ये बात तो है वहाँ पे? हाँ, 2 तो वर्कर्स हैं मेरे पास में जी, जो जैसे प्लांट लगाना, खुदाई करना, पानी देना, वो करना। मेरा लड़का मेरे साथ में आ गया अब जी, छोटा वाला लड़का मेरे साथ में, और मैं सुपरवाइज करता हूँ जी। तो मेरा काम ज्यादातर सुपरवाइजन का है, या फिर जैसे ग्राफ्टिंग करनी होती है तो ग्राफ्टिंग कर देता हूँ, या जो है जर्मिनेशन ट्रेज लेके बीज डाल के मैं पौधे तैयार करता हूँ। फिर जो पौधे तैयार हो जाते हैं तो वर्कर्स को उनको मैं थैले में ट्रांसफर करवा देता हूँ, और या उनको अगर बेड्स में लगाना है और प्रोडक्शन के लिए तो उनमें वो लगा देते हैं। लेकिन प्लांट्स को तैयार करना, ग्राफ्ट करना, कल में लगाना, ये काम मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, शौक में या किसी चैनल पे देख लेना कि ग्राफ्टिंग ऐसे होती है, ये जो कलम आप लगाते हैं जी, कितनी सक्सेस रेट क्या रहती है इसकी?
अबाउट 20 to 25% सक्सेस रेट। हाँ, ये कम है, मेरा हाथ में कम है ये, लेकिन जो प्रोफेशनल बागवान है उनकी सक्सेस रेट काफी अच्छी है। 50% के अबव रहती है? 50% से ऊपर रहती है। अच्छा, मैं नौसिखिया हूँ जी। नहीं, लेकिन 20% अगर आप सक्सेस हो रहे हैं तो ये बड़ी बात। खास किसमें होती ग्राफ्टिंग? हर एक यूजुअली मैं अभी 2 में कर रहा हूँ, गुलाब में कर रहा हूँ और एक एडिनियम में कर रहा हूँ। एडिनियम जो प्लांट होता है जिसमें फ्लावरिंग प्लांट होता है। अच्छा, इसको अरेबियन रोज भी कहते हैं जी। तो उसमें ग्राफ्टिंग हो जाती है। तो जैसे सिंगल कलर का कोई फ्लावर, हाँ, और दूसरा डबल फ्लावरिंग होती है जो काफी बड़ा फूल होता है। तो सिंगल वाले में उसकी डबल वाले की कलम लेके उस पर लगा दी, ग्राफ्ट कर दिया जी। तो वो टेकअप कर लिया, तो फिर उस पौधे के ऊपर दोनों तरह के फूल आने लगे। एक ब्रांच के ऊपर डबल फूल आ रहा है, एक ब्रांच के ऊपर सिंगल फूल आ रहा है। अगर आप उसको डबल में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंगल वाली डालियां काट दें तो डबल ही पौधा डबल वाली चलता रहेगा। हाँ, मतलब काफी तकनीकी ज्ञान तो आपका इसमें भी हो गया है। क्या ये वही गुलाब है जिसमें खुशबू नहीं आती? जी, ज्यादातर वही होते हैं जी। अच्छा, लेकिन दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर होते हैं जी। अच्छा, साथ में आप सब्जियां भी उगाते हैं? जी, सब्जी भी उगाता हूँ। तो बहुत सारी तरह की होती है इसमें, या सब्जियों में थोड़ा मेरे ख्याल से लैक ऑफ नॉलेज है जी उसमें। अब जैसे इस साल भी मैंने कुकुम्बर लगाया था, तो लेकिन कुकुम्बर में ये जो मकड़ी होता है, अच्छा, मकड़ी का हो गया, और निमेटोड जमीन में थे तो निमेटोड के कारण मेरे सारी वो फसल खत्म हो गई। सूत्रकृमि निमेटोड लगे जी जी। तो एक हफ्ते के अंदर पूरा करीबन 400 प्लांट थे, 400 प्लांट सारे एक साथ खत्म हो गए। अच्छा, अचानक इसमें प्लांट मर जाता है क्या? धीरे धीरे नीचे वो रूट के अंदर नोड्स बन जाते हैं। अच्छा, तो वो फिर वो पानी लेना बंद कर देते, न्यूट्रिशन लेना बंद कर देते, एक रात में पौधा जल जाता है। एक रात में? और जो मकड़ी होती है वो पत्तों के नीचे की तरफ लगी रहती है, तो सारा वो चूस के पत्ते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और अगर उसको कंट्रोल नहीं करें तो हफ्ते भर पूरे खेत को खत्म कर देती है। डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें और सवाल भी इतने सारे, लेकिन अभी का जो दौर रहा है पिछला 1-1.5 साल वाला, ऑक्सीजन की भरपूर कमी रही है। और आपने जो काम अभी शुरू किया है पेड़ पौधों को लगाने का, हरियाली फैलाने का, इसमें ऑक्सीजन भी बहुत मिलने वाली है। अगर 1-2 वाक्य में कहें आपको कि हमारे प्रोग्राम सुनने वाले लोगों को पेड़ पौधों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ चाहिए जी। मेरे भी लास्ट ईयर नवंबर में मैं पॉजिटिव हुआ था, लेकिन मेरे को ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अब तो ऑक्सीजन के बीच में रहते हैं, पौधों के बीच में हूँ, तो ऑक्सीजन मिलती थी मेरे को जी। हालांकि मैं आइसोलेशन क्वारंटाइन में रहा जी, लेकिन क्वारंटाइन में मेरे घर में जो पौधे हैं जी, तो उससे मेरे ख्याल से मुझे सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती रही, और न तो मेरे लंग्स खराब हुए और न मुझे कभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात हम सुनते आ रहे हैं कि पौधे सब कुछ महसूस करते हैं, अपना प्यार भी, आपका गुस्सा भी, आपकी बेरुखी भी, या आपकी बेवफाई भी। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया? बिल्कुल होता है साहब कि आपने 2 पौधे लगाए और दोनों को अलग अलग कर दिया, डिस्टेंस काफी दूर है जी, वो इतना ग्रोथ नहीं, उनको अगर पास में लाके रख दें तो उनकी ग्रोथ अपना आप ही दे लुक वेरी फ्रेश, हाँ ये फ्रेश हो रहे हैं। मैं आजकल मेरा कलेक्शन चल रहा है सक्यूलेंट्स के ऊपर जी। तो सक्यूलेंट्स बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, थिक लीव्स होती हैं जी। उनको मैंने अलग अलग जैसे मार्केटिंग के लिए अलग अलग कर रखा था जी, तो वो ग्रो नहीं कर रहे थे, तो मैंने नर्सरी में लाके सभी सक्यूलेंट्स को पास में कर दिया। अच्छा, आज अगर देखें तो सारे ग्रोथ हो रही है। मतलब तो इसमें कोई विज्ञान नहीं है कि इसमें कोई विज्ञान नहीं, इसमें सिर्फ भाव जुड़े हैं। बिल्कुल और पौधे कितना फील करते हैं। और मैं हो सकता है पागलपन है जी जी, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूँ पौधों को जी। ओपीएन कला साहब के साथ में एक बार बैठा था जी, हवा बिल्कुल बंद थी और सामने एक पीपल का पेड़ था, एक इधर पीपल का पेड़ हमारे घर के पास में जी जी, तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, पत्ते नहीं हिल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखता हूँ मैं एक पत्ता बड़े जोरों से हिल रहा है और दूसरे पेड़ पे एक पत्ता और हिल रहा है। तो मुझे तो ये लगा कि आपस में कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। हवा होती तो सभी चलते हैं जी, एक पत्ता हिल रहा है, उधर एक पत्ता हिल रहा है जी। मुझे भी यही लगा और कला साहब को भी यही लगा कि ये पौधे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। बड़ी बात है। साउथ अफ्रीका में एक जगह है, बस पढ़ा है हमने कि वहां पेड़ों की पूजा की जाती है, लेकिन कभी कोई ऐसा पेड़ हो जिसे हटाना चाहते तो पूरा कबीला मिलके उस पेड़ के चारों तरफ इकट्ठा होकर उसको भरपूर गालियां देते
और कई दिनों तक ये प्रोसीजर चलता है और फिर कई दिनों बाद वो धीरे धीरे पेड़ मरने लगता है और मर जाता है, सूख जाता है। तो भावना तो पेड़ों से जुड़ी है, वृक्षों से जुड़ी है, पौधों से जुड़ी है। डॉक्टर साहब बहुत लंबी बातें हैं और भावपूर्ण बातें हैं। समय की यहाँ कमी है तो समय तो अब मुलाकात का यहाँ हो चुका है। आप हमारे स्टूडियो में आए और बड़ी अच्छी जानकारी आपने सभी तरह की दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार तो मैं प्रकट करता हूँ, आपने मुझे बुलाया और मौका दिया आपसे बात करने का।